Hello friends, in this video we will be talking about the process of DNA amplification called the PCR or polymerase chain reaction. So this technique PCR polymerase chain reaction invented by Kerry Mullen in 1983 in Centues Corporation, a biotech company of USA. इस खोज के बाद मेथड ऑफ डीएनए एनालिसिस हर फील्ड में रिवॉल्यूशनाइज हुई और इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 1993 दिया गया। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए को बहुत थोड़े ही समय में हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हमें यह एम्प्लीफिकेशन मेथड के नाम से ज़्यादा अच्छे से याद रखनी चाहिए। क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? तो पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अलाउज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये वो टेक्निक है जिसमें कम महंगे और बहुत तेज गति से डीएनए के रेप्लिकेशन को लैब में करवाकर हम डीएनए की मात्रा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। या यह वो टेक्निक है जिससे डीएनए की या जीन की मल्टीपल कॉपीज इन विट्रो यानी लैब में सिंथेसाइज की जा सकती है। किसी भी पीसीआर के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, इन्हें ध्यान से याद रखना है: डिनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। आइए अब वन बाय वन एक एक की बात करें। डिनेचरेशन वो स्टेप है जिसमें जो हमारा टारगेट डीएनए है उसे हम हीट अप करते हैं अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डीएनए को जब ब्रेक किया जाता है तो केवल टेम्परेचर ही उसे ब्रेक करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोड्यूस करता है। तो किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डिनेचरेशन कहेंगे। डिनेचरेशन से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बने हैं वो टेम्पलेट के रूप में अगली स्टेज में काम करने वाले हैं। टेम्पलेट मतलब वो जगह जहां पर नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो डिनेचरेशन में आपने डीएनए को हीट ट्रीटमेंट से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तोड़ लिया है। दूसरी स्टेज होगी एनीलिंग। एनीलिंग में आप इस टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड पर, आई रिपीट, इस टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड पर कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जनरेट करेंगे। ये प्राइमर आपने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ा है, उसमें आपको मालूम है आरएनए प्राइमर की क्या रोल होती है, उसी के जैसा काम करेंगे। और इस एनीलिंग की प्रोसेस को लो टेम्परेचर पर कैरी आउट किया जाएगा। तीसरी स्टेज होगी एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन की स्टेज को हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर करते हैं और यहाँ पर डीएनए बनाने वाला सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल कराना पड़ता है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसमें डेक्स्ट्रो शुगर लगी है इसीलिए सबके सिर पे डी लिखा हुआ है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन और एक खास एंजाइम टैग पॉलीमरेज को अवेलेबल कराना पड़ता है। ये टैग पॉलीमरेज डीएनए को टेम्पलेट से आगे, एनील्ड से आगे के जोन में 5' से 3' एंड तक पॉलीमराइज करता है और इस तरीके से इस स्टेप के अंत में हमें इस डीएनए टेम्पलेट पर डबल स्ट्रैंडेड एंटाइटीज मिलती है। इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं।
तो पहला साइकिल जब आपने यूज किया तब आपने एक डीएनए से 2 डीएनए बनाए, दूसरे साइकिल में 2 से 4 बनेंगे, तीसरे में 4 से 8 बनेंगे। ऐसे करते करते आप डीएनए की अमाउंट को हर साइकिल के बाद डबल कर पाओगे और इसी तरीके से कई बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, सेम डीएनए कैन बी ऑब्टेन इन अ वेरी शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टैग पॉलीमरेज क्या है। तो टैग पॉलीमरेज एक हॉट स्प्रिंग सल्फर बैक्टीरियम से निकाला जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म टैग बना है। थर्मस एक्वेटिकस के जीनस का पहला कैपिटल और स्पीशीज के 2 लेटर शुरू के ले लें तो टैग शब्द बनता है। तो थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। हॉट स्प्रिंग में वैसे ही टेम्परेचर ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, सो हमें ये पहले से ही मालूम है कि इट इज़ नोन टू रेप्लिकेट ऑन हायर टेम्परेचर। मतलब ये हायर टेम्परेचर के वातावरण में जब जीता है तो इसके रेप्लिकेशन को भी हायर टेम्परेचर पर ही इसे करना पड़ता है और इसीलिए इसको खास तौर पर पीसीआर रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आरडीएनए को पीसीआर रिएक्शन की 3 स्टेजेस डिनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए एम्प्लीफाई किया जाता है और फिर उसे वेक्टर डीएनए से जोड़ने के लिए प्रोसेस किया जाता है। वेक्टर डीएनए से जोड़ने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आरएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए पीसीआर की मदद लेना आवश्यक है, लेकिन यहाँ ये बता दें कि जो क्लोनिंग वेक्टर और आइडेंटिफाइड जीन पीस है, इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना आवश्यक होता है ताकि उनकी जो लाइगेटिंग साइट्स हैं वो सेम बने। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग होता है और इस तरह से बना हुआ क्लोनिंग वेक्टर जिस पर डिजायर्ड जीन जुड़ा हुआ हो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहलाता है। इस आरडीएनए को मार्कर रिकॉग्निशन के थ्रू पहचानते हैं। आपको याद होगा हमने सिलेक्टिव मार्किंग साइट्स की बात की थी, इससे पहचानते हैं और फिर इसे होस्ट माइक्रोब में पहुंचाया जाता है। ये पिक्चर आपको क्लियर कट ये बता देगा कि कैसे। ये पिक्चर आपको इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दे देगी। इसमें जो पहला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो 3 स्टेजेस से अपनी कॉपी नंबर को बढ़ाने में सफल हुआ। पहली स्टेज डिनेचरेशन थी जिसमें डीएनए डबल स्ट्रैंड से टूट करके सिंगल स्ट्रैंड पर आया। फिर उसके 3' एंड पर हमने प्राइमिंग की, एनीलिंग की और उसके बाद टैग पॉलीमरेज से इसको एक्सटेंशन करके 2 डबल स्ट्रैंडेड कॉपियों में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से यदि हम 30 साइकिल तक इस डीएनए की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो इट इज एम्प्लीफाइड अप टू 1 मिलियन टाइम्स। और यही इस टेक्निक की खासियत है कि हम बहुत कम समय में बहुत इनएक्सपेंसिव मेथड से डीएनए के हमारे बराबर के कॉपी नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बाइंडिंग द पैसेंजर डीएनए टू अ सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर और उसका होस्ट सेल में इंसर्शन, इस टेक्निक को इसके बाद किया जाएगा। ये मैं बता चुका हूं कि वेहिकल डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर या डिजायर्ड जीन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स क्रिएट किए जाएंगे और सेल्फ लाइगेशन या लाइगेशन को कंट्रोल करने के लिए एल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। अब दोनों जुड़ करके डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देगा। इस कैटेगरी में जो लाइगेज यूज होता है वो T4 लाइगेज होता है जिसे मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, इसे याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है और मोस्टली ये T4 बैक्टीरियोफेज से निकाला जाता है।
इस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया गया है और अब इसे डीएनए को होस्ट में डाला जाना है। ये जीन जो PBR3T2 में इंसर्ट हुआ है, ये एक ऐसे बैक्टीरियल कल्चर में डाला जाता है जिसमें एस्चेरिचिया कोलाई उगा हुआ हो, और ये एस्चेरिचिया कोलाई का वो स्ट्रेन होता है जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं होता। अब चूंकि इस बैक्टीरिया के पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, इसीलिए इसके पास ना एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है और ना टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है। आपको याद होगा कि हमने डीएनए जो जोड़ा है वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस के जीन पर जुड़ा है, तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए PBR322 के इस्तेमाल से बना है उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस लॉस हो गया है, लेकिन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस उसमें अभी भी बना हुआ है। तो अब जिस एस्चेरिचिया कोलाई में ये rDNA पहुंचेगा वो ऑटोमेटिकली एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, और इसी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस के बल पर हम इसे ट्रांसफॉर्म हुआ है इस रूप में पहचानेंगे, और दूसरे लोग नॉन ट्रांसफॉर्मर्स के रूप में भी आइडेंटिफाई किए जा पाएंगे। तो जो हमारा सिलेक्टिव मार्किंग रीजन है वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस के बेस पर हमें ट्रांसफॉर्मर और नॉन ट्रांसफॉर्मर्स की जानकारी दे देता है। अब हमारे लिए केवल वो माइक्रोब काम के हैं जिनमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस पैदा हो गया है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं, और अब इसे हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब इनसे जो लिया जाने वाला फायदा है वो चूंकि लार्ज स्केल का है, इसीलिए उसे एक बड़े इंस्ट्रूमेंट में इंडस्ट्रियल लेवल पर हमको लेकर के जाना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बायोरिएक्टर कहेंगे। तो बायोरिएक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अब हम अगले लेक्चर में देंगे। इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम बायोरिएक्टर की बात करेंगे। थैंक यू।